नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। सबसे पहले खबर राजस्थान से, जहां बैठकों के लंबे दौर और तमाम अटकलों के बीच आखिरकार आज गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो ही गया। 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री और 4 नए राज्य मंत्री हैं। और सचिन पायलट समर्थकों को भी 5 समर्थकों को भी मंत्री बनाया गया है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री भी शामिल हैं। नई कैबिनेट का गठन 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए किया गया है। और राजस्थान में लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान चल रही थी, उनके गुटों के बीच खींचतान चल रही थी। लेकिन अब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है, अगले विधानसभा चुनावों को देखते हुए जो 22 महीने बाद हैं। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये पूरी कैबिनेट बनी है नई, एक प्रकार से जो 15 लोग नए लिए गए, उसके बाद में पूरा मैं समझता हूँ कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिफंड देने का। और अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बने, ये जो जनता में भावना पैदा हुई इस बार, उस भावना को, उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरेंगे और अगली बार सरकार बनाने में हम लोग अब कार्यकर्ताओं कामयाब होंगे। और इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन से पहले क्या क्या चीजें हुई और अब क्या आगे संभावनाएं हैं राज्य में कांग्रेस की अगले विधानसभा चुनाव से पहले, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। गहलोत मंत्रिमंडल में इस विस्तार और फेरबदल के साथ ही ये माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर मचा घमासान फिलहाल के लिए खत्म हो गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो नए मंत्री बनाए गए हैं, उनमें 5 सचिन समर्थक खेमे के बताए जा रहे हैं और इसके अलावा जो मंत्री हैं वो अशोक गहलोत खेमे के हैं। एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। लंबी चली बातचीत और चर्चा के बाद खासतौर पे जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि सचिन समर्थकों को कुछ भी जगह देने को अशोक गहलोत खेमा तैयार नहीं है या बमुश्किल एक मंत्री पद देने को तैयार है। लेकिन इन सब बातों को किनारे करते हुए पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में जो तय किया उसके मुताबिक ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। खासतौर पे अजय माकन और KC वेणुगोपाल, जो एक कमेटी बनाई गई थी, हालांकि उस कमेटी में अहमद पटेल भी थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो खासतौर पे जो अजय माकन की जो भूमिका है वो भी काफ़ी अहम रही। और ख़ुद जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुँचकर उन्होंने इस कमेटी के 2 सदस्यों के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की, सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, उनके सामने अपनी बात रखी। और इसके अलावा सचिन पायलट, उन्होंने KC वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी और फिर सोनिया गांधी के सामने भी अपनी बात रखी। पहले से वो राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखते रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो एक समझौता फार्मूला बना, उसमें एक हिस्सेदारी सचिन समर्थकों को भी दी गई है। और इस बाबत जो काफ़ी एक संतोष है सचिन समर्थक खेमे में, वो बताया जा रहा है। वो है खुद सचिन पायलट काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। उनसे जब हमने बात की, उनका सीधे तौर पे कहना है कि अब पार्टी में कोई खेमेबाजी नहीं है और पहले भी नहीं थी। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले साल अगस्त में जिस तरह के बगावती सुर सामने आए थे, खेमेबाजी हुई थी, सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी, विश्वास मत हासिल करना पड़ा था। हालांकि उसमें सचिन समर्थकों ने अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में वोट डाला था, सब साथ मिलकर आए थे। और उसके बाद लगातार चर्चा वार्ता चलती रही और अब जाकर ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। अब देखना है कि जिस तरह का शक्ति संतुलन इसमें करने की कोशिश की गई है, न सिर्फ गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच, बल्कि 4 दलितों को शामिल कर इस बात से भी पीछा छुड़ाने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये लगातार बार बार कहा जा रहा था कि एक भी दलित जो मंत्री है वो नहीं है अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में। महिला जो कि एक थी पहले, अब 3 महिला मंत्री हैं यहाँ पर। मुस्लिम को भी जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर हर किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। 7 जो है वो मॉनिटरिंग एक जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बनाकर उनको 7 अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी और सबको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो इसके ज़रिए वो विधायक जो अभी भी नाराज़ हैं, जिनको लगता है कि उनको कुछ नहीं मिला है, तो उनको भी साथ रखने की कोशिश होगी। BSP के जो 6 MLA आए थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनमें से एक को मंत्री पद दिया गया है। ये चर्चा चल रही थी कि उनको शायद ज़्यादा देना पड़े, लेकिन वहाँ भी संतुलन बरता गया और वहाँ ज़्यादा ना देकर सचिन खेमे को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। जो निर्दलीय विधायक थे उनमें से किसी को मंत्री पद नहीं दिया गया।
ये जोर डाला जा रहा था अशोक गहलोत खेमे की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जब सरकार पे संकट था उन्होंने गहलोत सरकार का साथ दिया था, तो उसके बदले में उनको भी रेवड़ी मिलनी थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा नहीं हुआ है। अब आगे आने वाले समय में देखना है कि किस तरीके से जो शक्ति संतुलन किया गया है वो आगे कैसे आगे बढ़ता है। पहले जब एक आरोप लगाया गया था कि जो सचिन समर्थक मंत्री हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता, क्या इस तरह के आरोप आगे लगते हैं, या अब इस समझौता वार्ता के बाद और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जड़ से खत्म हो जाती है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि 2023 में चुनाव है, पार्टी एकजुट होकर लड़ने की बात कर रही है, 2024 की तैयारी की भी बात कर रही है, लेकिन अब सारा दारोमदार इन दोनों खेमों पर है कि कैसे आपस में एक सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ते हैं या फिर किसी तरह की खींचतान लेकर सामने आते हैं। जयपुर से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है और 24 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें इस फैसले पर मुहर लगेगी और 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को विधिवत संसद से वापस ले लिया जाएगा। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक हुई और किसानों का कहना है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनकी कुछ और भी मांगे हैं, जैसे वो चाहते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी दी जाए, कानून बनाया जाए उसका। इसके अलावा जो किसान मारे गए आंदोलन के दौरान उनके परिवारों को मुआवजा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे, जिनका बेटा लखीमपुर कांड में आरोपी है। तो ऐसे तमाम जो बातें हैं, किसान अब भी उन पर डटे हुए हैं और अभी अपना आंदोलन वो वापस नहीं ले रहे हैं। उनकी एक अहम बैठक 27 नवंबर को होनी है। क्या होगा इस बैठक में, किसानों की क्या बातें हैं, क्या राय है, देखिए इस खबर में। रविवार सुबह सिंघू बॉर्डर पर पहले गुरु पर्व से जुड़ी कीर्तन यात्रा निकाली गई। सैकड़ों किसानों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हुई जो करीब 2.5 घंटे चली। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का मुद्दा अभी बाकी है जो किसानों के लिए काफी अहम है। किसान मोर्चा प्रधानमंत्री से इस मसले पर कानून बनाने की मांग करेगा। प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिख रहे हैं, ये लेटर जाएगा, ये एक किस्म से इस बात के लिए हम लोगों का जेस्चर है कि आइए अब टेबल पे बैठे। आपने एक कॉन्फिडेंस मेजर लिया है और बात आगे बढ़ी है, तो आइए एक टेबल पे बैठते हैं ताकि जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता हो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में एमएसपी की व्यापकता और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाएंगे। अब इस कमेटी की बनतर क्या होगी, टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे, ये सारे सवाल हैं जो अभी नेगोशिएशन में बाकी हैं। किसान नेताओं की ये भी मांग है कि पिछले 1 साल के आंदोलन के दौरान जितने किसानों की मौत हुई, सरकार उनके परिवार को मुआवजा दे, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस हों और बिजली बिल माफ हों। मोर्चा अपनी इन सभी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेगा। अगर प्रधानमंत्री जी सच में 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं, सिर्फ 40 दिन बचे हैं, तो एमएसपी से बड़ा कोई रामबाण सरकार के पास नहीं है। ये किसानों की तरफ से उनको सुझाव है। जल्द से जल्द एमएसपी का फार्मूला लागू करके किसानों को लाभ देने का काम करे। अगर एमएसपी का कानून बनता है तो पूरे देश के किसान को, हर किसान को प्रति एकड़ 25 से 30 हजार सालाना लाभ होना निश्चित है। किसानों ने फैसला किया है कि फिलहाल उनके पहले से तय सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। उस दिन बड़ी संख्या में किसान फिर से दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचेंगे। उसके बाद 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। इस बीच 24 नवंबर को मोदी सरकार कैबिनेट बैठक में नए कृषि बिल को वापस लेने का औपचारिक फैसला करेगी और 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नए कृषि कानूनों के अलावा एमएसपी भी किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किसानों और सरकार के बीच ये सब मुद्दे कैसे सुलझते हैं, लेकिन तब तक के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर ही बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ
मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। जिन 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें सबसे अहम है यूपी, और इसे लेकर जो सियासी खींचतान है वो तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन से लखनऊ में हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। 2 तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने डाली हैं जिनमें प्रधानमंत्री योगी के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। योगी ने ट्वीट में लिखा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। और योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट पर अखिलेश यादव जो है उनकी भी प्रतिक्रिया आई। पहले सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बाद क्या कहा। लोग कहते थे जब सेकंड वेव अभी समाप्ति नहीं हुई थी तो मीडिया में आशंका आने लगे थर्ड वेव आके रहेगी। हम लोगों ने उसी समय उसकी प्लानिंग कर ली थी। हमने कहा थर्ड वेव यूपी में नहीं आएगी, अब हम उसको पहले ही नियंत्रित कर लेंगे। थर्ड वेव दुनिया के विकसित देशों में आई है, अमेरिका में आई है, यूके में है, यूरोप में है, चीन के अंदर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव की कोई आशंका फिलहाल नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद सतर्कता और सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज उन्होंने हरिद्वार और देहरादून में रोड शो किया। उत्तराखंड की जनता से कई चुनावी वादे किए। केजरीवाल ने बेहतर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाने की बात कही। केजरीवाल के साथ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल थे। केजरीवाल ने अपने दौरे में कहा कि वो सरकार में आए तो मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देंगे। हिंदुओं को अयोध्या, मुसलमानों को अजमेर शरीफ और सिखों को करतारपुर साहिब के दर्शन मुफ्त में कराए जाएंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाने साधे, उनके भ्रष्टाचार के लिए की बातें जो है वो गिनाई और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहां पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले उसका प्रावधान रखेंगे। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत ने आज एक और कदम बढ़ाया। मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इस मिसाइल डिस्ट्रॉयर में 75% उपकरण स्वदेशी हैं। इसे भारतीय नौसेना को शामिल करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा। भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम एक ऐसा मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो बराक और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइलें सतह से सतह और सतह से हवा में किसी भी टारगेट को बर्बाद कर सकती है। ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर खास तरह की स्टेल्थ तकनीक से लैस है जिससे ये आसानी से दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता। इसमें 4 पावरफुल गैस टरबाइन लगी है। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये हिंद महासागर में चलेगा
तो इसका दमखम देखते ही बनेगा। रक्षा मंत्री ने इसे नौसेना में शामिल करते वक्त बिना नाम लिए चीन को चेतावनी भरा संदेश भी दिया। कुछ नेशंस ऐसे हैं, नेशंस क्या हैं, मैं उन्हें इररेस्पॉन्सिबल नेशन कहना चाहूंगा, जो अपने नए पार्टीजन इंटरेस्ट के लिए हेगेमोनिक टेंडेंसी से इन इंटरनेशनल लॉज की आए दिन नई नई अनुचित व्याख्याएं करते रहते हैं। यह कैरियर हमारी रीच इंडियन ओशन से बढ़ाकर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन तक कर देगा। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग न केवल नेवी के लिए बल्कि इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में भी एक गोल्डन मोमेंट होगा। 163 मीटर लंबा आईएनएस विशाखापट्टनम 17 मीटर चौड़ा है, वजन है 7,400 टन। यह युद्धपोत एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं, परमाणु या रासायनिक हमलों का जवाब देने में यह सक्षम है। खास बात यह है कि इसमें 75% उपकरण या हथियार स्वदेशी हैं। नौसेना के सामने खड़ी चुनौतियों का जवाब देने के लिए ये पूरी तरह तैयार है। हमने काफी कुछ प्रूव किया है। जो हमारा ऑनबोर्ड प्रोपल्शन है, ऑनबोर्ड ऑक्सिलरी सिस्टम्स हैं, हमारे गन्स, हमारे सेंसर्स, रेडार्स जो आपको ऊपर दिखते हैं, प्रोग्रेसिवली हमने इन सभी को प्रूव किया है। नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत इस युद्धपोत को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। ऐसे 3 और युद्धपोत अभी नौसेना में शामिल होने वाले हैं, जिससे नौसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। मुंबई से सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देश में टीकाकरण तेज तो हुआ है, लेकिन जो लक्ष्य है अब भी उससे काफी पीछे हैं हम। और कई लोग हैं ऐसे भारी संख्या में जिन्होंने एक भी टीका अब तक नहीं लिया, और उन तक पहुंच बनाने में आशा कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। यहाँ भले ही वैक्सीन लेने वाले लोगों की कतार छोटी है, लेकिन भारत ने टीकाकरण में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अब एक वैक्सीन लेने वालों के मुकाबले उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले ली है। टीकाकरण की धीमी रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर जाकर टीका देने के अभियान पर जोर दे रही है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हापुड़ में आशा कार्यकर्ता जाग रोशनी वैक्सीन को लेकर जो लोगों में हिचकिचाहट है उसे दूर करने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। वैक्सीन की पहली खुराक ले लें, अन्यथा आपकी तारीख निकल जाएगी। लेकिन ये अभ्यास ये भी बता रहा है कि अभी बहुत आगे जाना है। 3 डोज का टाइम हो रहा है, चले जाओ, ठीक है। अजमत पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में एक आशा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2000 लोगों पर एक सर्वे किया है, जिसमें करीब आधे लोगों ने टीके की पहली डोज भी नहीं ली है। 29 साल की नीतू ने अजमत से बात करने के बाद कुछ हफ्ते पहले कोरोना का पहला टीका लिया था, लेकिन उनके पति अभी तक टीके का पहला डोज नहीं ले पाए हैं क्योंकि वो अपने काम से फुर्सत नहीं निकाल पा रहे हैं। और हस्बैंड को भी साथ लेके जाओ, कहना मुझे मैं ठीक हूँ तो आप भी ठीक हो और भैया भी ठीक है। देखो भैया भी तो लगवा रहे हैं, काम पे जाते हैं ना, उनको छुट्टी नहीं मिलती इसलिए। तो कौन से दिन मतलब वो तो भैया का संडे में लगवाना चाहेंगे। हमारे डिस्पेंसिंग में अगर संडे का दिन होगा तो हम आपको बता देंगे। आपके आदमी ने लगाई है अभी? जी नहीं मैम, उन्होंने लगवाई अभी, उन्होंने लगवाई भी नहीं है। क्यों कह रहे हैं काम वाम ऐसा है ना, इसलिए कहीं बीमार हो गए तो फिर कहाँ से करेंगे। वैसे ही कोरोना ऐसा चल रहा है कि कब लॉकडाउन लग जाए घर में बैठ जाए, इसलिए पैसों की सबको जरूरत होती है। फिलहाल करीब 57 लाख टीके रोज दिए जा रहे हैं। 60% लोगों को दोनों डोज के लिए टीकाकरण तेज करना जरूरी है। दिसंबर तक 2.08 करोड़ टीके रोज लगाने की जरूरत है। जिन लोगों की दूसरी डोज बाकी है वैसे लोगों के लिए दिल्ली के टीकाकरण केंद्रों से रोजाना सैकड़ों फोन कॉल्स किए जाते हैं। जिन लोगों तक पहुंचना आसान था उन लोगों को अब टीका लगाया जा चुका है। बाकी दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी टीका देने की कोशिश की जा रही है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता दुर्गम इलाकों की चुनौतियों के साथ साथ वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट और गंभीर चिंताओं को भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
पिछले काफी समय से फेसबुक मैसेंजर पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगने और उन्हें ठगने के कई मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का भांडाफोड़ किया है जो लोगों को व्हाट्सएप पर लिंक भेजता था और व्हाट्सएप अपडेट करने के नाम पर ठगी करता था। दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु में एक बैंक के बाहर जब एक शख्स को पकड़ने के लिए घेरा तो वो भागने लगा। भागते हुए उसने अपनी स्कूटी भी पुलिस वाले पर चढ़ा दी। एक महिला पुलिसकर्मी और दूसरे पुलिसकर्मियों ने आखिर उसे घेर कर पकड़ लिया और इसी के साथ उस गैंग का पर्दाफाश हो गया जो लोगों के व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर व्हाट्सएप अपडेट करने के नाम पर ठगी करते थे। इसमें ये नाइजीरियन लोगों का गैंग है जिसमें कुछ लोग इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ नाइजीरिया से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना एक लिंक भेज देते हैं और जो टारगेट है उसको बोलते हैं अपना व्हाट्सएप अकाउंट आप अपग्रेड कर लीजिए, और जैसे ही वो इनके लिंक पे क्लिक करता है और बताए कोड को डालता है, उनका व्हाट्सएप है वो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद उनके सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे ट्रांसफ़र इनके पास हो जाते हैं और ये उन कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके या व्हाट्सएप पे उनको इस तरह के फोटोग्राफ्स भेजते हैं कि जो हमारे जो विक्टिम हैं कि वो बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, उनको पैसा चाहिए, तो पैसा फिर एक अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम ओक वुडरी पश्चल है जो नाइजीरिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक गैंग के लोगों के व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर 6 डिजिट का कोड और मोबाइल नंबर डालने के लिए कहते थे। ऐसा करते ही लोगों का व्हाट्सएप हैक हो जाता था। पीड़ित के सभी कॉन्टैक्ट नंबर आरोपी के पास पहुंच जाते थे। फिर पीड़ित के दोस्तों और जानकारों से अलग अलग बहाने से पैसे मांगे जाते थे। अलग अलग अकाउंट में पैसे डालने के लिए कहा जाता था। हाल ही में एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर के साथ ठगी के बाद तिलक मार्ग थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि ठगी के पैसे बेंगलुरु के बनसवाड़ी इलाके में एटीएम से निकाले जा रहे हैं। इसके बाद 16 नवंबर को पुलिस ने आरोपी को वहां से पकड़ लिया। जो एटीएम आइडेंटिफाई किए जहां से पैसा निकलता है और वहां पर वॉच लगाया। उसमें फिर 16 तारीख को एक नाइजीरियन नेशनल जो वहां से विड्रॉ कर रहे थे पैसे, उनको फिर वहां से अरेस्ट करके दिल्ली लाया गया और कल इनको माननीय अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से इनको 8 दिन की पुलिस कस्टडी पर हम लोगों ने लिया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के बाकी लोग नाइजीरिया में बैठे हैं जो वहां से लिंक भेजते हैं। उनके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।